वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 10 कंप्यूटर उसका यहाँ पे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू कैल्सी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, और यहाँ पे दो पार्ट बनने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं आपको ओनली जितनी भी थियोरी है जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आती है, उसी की टोटल डिस्कशन करेंगे। और जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हम प्रैक्टिकली जाएंगे। टोटली इसमें जो भी प्रैक्टिकल या तो जो भी प्रैक्टिकल चीज़ बतानी है मुझे, मैं आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो पहले जो है हम बोर्ड के रिलेटेड मेन जो स्टूडेंट चाहता है कि वही उसको प्रिपरेशन के लिए काम आ जाए और उसका काम हो जाए, जो प्रैक्टिकल का जो काम रहता है उसके मार्क्स जो रहते हैं उसके लिए हम बाद में दूसरा वीडियो में पार्ट 2 में आपको बता दूंगा। तो डायरेक्टली वीडियो थियोरिकल जो है उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज़ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज़ अ सिंपल शीट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। तो जिस तरह से हमें यहाँ पे हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो 9 और 8 में हमने पढ़ा था, उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था उसमें रो और कॉलम होती है, वैसे ही यहाँ पे स्प्रेडशीट के बारे में हमें ऑलरेडी पता ही है चीज़ कि स्प्रेडशीट के अंदर जो है रो और कॉलम होती है, दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम सेल बोलते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट, नंबर या तो फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कॉलम जो है एक एंटिटी है, जब रो है एक रिकॉर्ड है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इन दोनों का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वर्कशीट। वर्कबुक जो है उसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट हो सकती है, एक वर्कशीट भी हो सकती है। डिफ़ॉल्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैल्सी वर्कशीट जो है उसके अंदर 3 वर्कशीट आती है। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखा था कि उसमें भी जो डिफ़ॉल्ट केस में है 2 वर्कशीट या 3 वर्कशीट रहती है, वैसे यहाँ पे भी 3 वर्कशीट आती है। इसमें अगर हम चाहे तो ज़्यादा वर्कशीट ऐड भी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या है कि कैल्सी जो सॉफ्टवेयर वो फ्री ऑफ मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए डायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली अपने नॉर्मल काम जो रहते हैं वो इससे हो जाते हैं, और वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्जन जो है वो बदलते रहते हैं, उसमें अपडेट भी आते रहते हैं, और वो फ्री नहीं भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि इसमें आपको कैल्सी सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में पूरी जानकारी हमें ये चैप्टर देने वाला है। फिर दूसरा है कि यहाँ पे लास्ट लाइन जो मेन कंपोनेंट स्प्रेडशीट का रहेगा वो है वर्कबुक, वर्कशीट, कॉलम, रो एंड सेल। अब आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज। तो यहाँ पे जो स्प्रेडशीट का जो पैकेज है हमें किस तरह से काम आने वाला है उसके बारे में बात की गई है। ये हमें जो फाइनेंशियल जो भी हमें या तो फाइनेंशियल या तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, डेटा को हमें एनालाइज करना है। वो डेटा साइंटिफिक हो सकता है, स्टेटिस्टिकल हो सकता है, कोई रिसर्च हो सकती है, और अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन है, उसका इस्तेमाल उसकी जो पूरा कैलकुलेशन है, उसका डेटा जो बनाना है वो हम स्प्रेडशीट के थ्रू बना सकते हैं। बैलेंस शीट है, रिजल्ट एनालिसिस है, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन करना है, स्टेटिस्टिकल डेटा एनालाइज करना है, फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, पर्सनल एक्टिविटी है, ये सब कुछ भी हम स्प्रेडशीट के द्वारा जो भी पैकेज दिया हुआ है उसके थ्रू कर सकते हैं। अपने यहाँ पे बुक में जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 82 गेटिंग स्टार्ट विथ कैल्सी, ये कैसे चालू होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में जानकारी गेन करेंगे कि जो ऑफिस रहेगा, ऑफिस के अंदर हम जब ऑफिस में क्लिक करेंगे तो उसमें ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडशीट आएगा, उसके थ्रू हम इसको चालू कर सकते हैं। पहले वर्कशीट जो है वो एकदम ब्लैंक दिखाई देगी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस जो है डायरेक्टली हमें दिखाई देगा। ठीक है, टाइटल बार होगा, उसके अंदर मेनू बार, फिर नीचे लिखा हुआ है, फिर अगर बात करें तो आगे स्टैंडर्ड टूल बार लिखा हुआ है, फिर नीचे जो है उसके नीचे नेम बॉक्स होगा, फिर ये सभी जो है रो हेडर है, और उसके नाम लिखे हुए 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये जो है यहाँ पे जो लिखे हुए वो कॉलम है, कॉलम के नंबर दिए गए हैं, कॉलम हेडर उसको बोलते हैं। फिर फॉर्मेटिंग टूल बार भी दिया हुआ है, जिसमें हम जो भी टाइप करेंगे वहाँ पे दिखाई देगा। स्टेटस बार इसमें नीचे रहता है, जूम टूल नीचे रहता है, और शीट टैब भी जैसे एक्सेल में था वैसे ही नीचे रहती है। तो इस तरह से, और एक फार्मूला बार जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो इतने टोटल इसमें कंटेंट जो है हमने देखे कि स्प्रेडशीट ओपन करते ही हमें क्या क्या दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे डिटेल में इसके सभी पार्ट्स की यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट इसमें आ रहा है टाइटल बार। तो ये बार जो है वो सबसे जो विंडो दिखाई देगी यहाँ पे स्प्रेडशीट की, उसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा विंडो में, वहाँ पे टाइटल बार होता है। इसमें क्या दिखाई देगा, तो उसमें जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका टाइटल जो रहता है वो दिखाई देता है। तो टाइटल यहाँ पे आ रहा है अनटाइटल 1, ये डिफ़ॉल्ट टाइटल रहता है हमेशा। जैसे हम ओपन करते हैं फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, सेव करके उसका नाम बदल सकते हैं,
से कैलसी फाइल जो है उसको वर्कबुक बोलते हैं। देयर आर तो फिर दूसरा 3 बटन भी रहते हैं जो राइट साइड कॉर्नर में दिखाई देंगे ऊपर टॉप में। तो कौन कौन से बटन हो गए उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमाइज़ का है, रिस्टोर है, वो क्लोज बटन है। ये नॉर्मली जो बटन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं वही बटन यहाँ पे दिखाई देंगे। ये एग्जैक्टली उसी की तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और जो दूसरी फीचर्स है हम ऑलरेडी आगे जो है देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बाद में बताऊँगा। मेनू बार जो है उसके बारे में बात करते हैं। जो टाइटल बार के जस्ट नीचे होगा उसको हम बोलेंगे मेनू बार। मेनू बार में क्या क्या दिखाई देने वाला है, तो उसमें जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट हमने किया था, उसमें जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट ये जो है वो कॉमन रहता है। और टूल, डेटा, विंडो, हेल्प ये भी उसमें दिखाई देगा। तो ये सभी तो जो उसके एलिमेंट्स थे ये तो नॉर्मल कॉमन ही रहते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आ रहा है तीसरा वाला स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार में जो मेनू बार के नीचे जो बार होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड टूल बार। इसके अंदर क्या कहेगा, तो जो कॉमन मतलब कि जो भी हमें कॉमनली हम कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, सेव करना है, ये सभी कमांड यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे होगा। इसके अंदर जो मोस्टली कमांड यूज़ होती है वो जो सेल के अंदर हम इस जो डालने वाले हैं कंटेंट उसके बारे में यहाँ से हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। फिर आ रहा है नेम बॉक्स या तो एड्रेस बॉक्स। ये नेम बॉक्स जो है वो जस्ट फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे होगा। उसको रेफरेंस एरिया भी कह सकते हैं, दूसरा नाम या MP है। हमें क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि रेफरेंस एरिया किसको बोलते हैं, तो वो किसको बोलेंगे हम, एड्रेस बॉक्स या तो नेम बॉक्स को। फिर इसमें सेल एड्रेस जो है वो दिखाई देता है, जो भी एक्टिव सेल होगा उसका सेल एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि A1 इज़ द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, तो यहाँ पे A1 मानो कि कोई एक्टिव सेल है तो उसमें कॉलम नेम होगा 1 और A जो होगा उसका मतलब फर्स्ट रो होगी, इसलिए A1 दिखाई देगा। तो हम जो भी एक्टिव सेल होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। फिर इसमें आ रहा है 6th नंबर का जो है बार, मतलब कि 6 नंबर का जो कंपोनेंट्स है, फॉर्मूला बार। तो ये जो बार है उसको जस्ट फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे होगा, राइट साइड जो एड्रेस बॉक्स है उसके राइट साइड में दिखाई देगा। इसके अंदर जो है एक्टिव सेल का डेटा जो है डिस्प्ले होने वाला है, जो भी एक्टिव सेल होगा उसका डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है, इसके अंदर डेटा जो दिखाई देगा वो किसके फॉर्म में हो सकता है, तो नंबर के फॉर्म में हो सकता है, फंक्शन को भी दिखाई देगा या तो फॉर्मूला दिखाई देगा। जैसे कि हम y लिखते हैं fx, तो ये फंक्शन है। कोई फॉर्मूला है जैसे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कैलकुलेटर सम का कोई फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, डिवीज़न का फॉर्मूला है, कोई भी दो नंबर के बीच में, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर आ रहा है सेल और एक्टिव सेल। तो सेल क्या है, तो सेल के बारे में MCQ बहुत बार आते हैं कि जो रो और कॉलम इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन रो और कॉलम का, उसी को बोलते हैं सेल। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्कशीट का, ये बात हमें याद रखनी है। इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और फिर एक्टिव सेल के बारे में बात करते हैं। तो एक्टिव सेल कोई अलग से कोई दूसरा सेल नहीं है, लेकिन जिस सेल में हम काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं और उसका एड्रेस जो है वो एड्रेस बॉक्स में दिखाई देता है जब भी हम उसमें क्लिक करते हैं, तो उसी को हम एक्टिव सेल बोलते हैं। और ये हमेशा जो भी हम टाइप करेंगे उसके अंदर वो फॉर्मूला बार में भी दिखाई देगा। उसका एड्रेस जो है कहाँ पे दिखाई देगा, एड्रेस बॉक्स में। और जो भी हम टाइप करेंगे उसके अंदर वो कहाँ पे दिखाई देगा, वो फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। अब नेक्स्ट उसमें आ रहा है वर्कबुक। तो वर्कबुक के अंदर बात करते हैं, तो ये जो कैलसी के अंदर डिफ़ॉल्ट केस में जो अवेलेबल होता है, जब भी हम कैलसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उसमें वर्कबुक डायरेक्टली दिखाई देती है। वर्कबुक जो है उसके अंदर अलग अलग एक से ज़्यादा वर्कशीट होती है। अब बात करते हैं ये वर्कशीट क्या है। तो वर्कशीट जो है उसमें हम बोलते हैं कि दिस इज़ द बेसिक वर्क एरिया वेयर यूज़र कैन एंटर डेटा एंड फॉर्मूलाज। तो ये एक ऐसा एरिया जो सामने हमें दिखाई देता है, जो ऐसे स्क्वायर बॉक्स दिखाई देते हैं, उसका पूरा एरिया जो दिखाई देगा जहाँ पे भी हम काम कर रहे होंगे, उसी को हम बोलते हैं वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट हम बात करते हैं तो कैलसी की वर्कबुक जो है उसके अंदर 3 वर्कशीट आती है। और इसमें जो यहाँ पे शीट टैब के अंदर उसका नाम भी दिखाई देता है, जो भी वर्कशीट में हम काम कर रहे होते हैं। हम अगर चाहे तो उसमें ज़्यादा वर्कशीट ऐड भी कर सकते हैं। टोटल वर्कशीट जो है स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी है, 256 हम ऐड कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट जो उसका नाम रहता है पहली वर्कशीट का, उसका नाम होता है शीट 1, ये हमें याद रखना है। फिर है रो हेडर। तो रो हेडर जो है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन वर्कशीट की, उसी को बोलते हैं रो हेडर या तो रो। हर एक वर्कशीट जो रहती है उसके अंदर
10,48,576 रो होती है और उनको लेबल करने के लिए अलग अलग उसका नाम रखा जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे नाम उसका रहेगा रो हेडर का, और इस तरह से वो सामने डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th नंबर का जो कंपोनेंट्स है कॉलम हेडर। तो कॉलम हेडर में हम बात करेंगे वर्टिकल लाइन जो स्प्रेडशीट की होती है उसी को बोलते हैं यहाँ पे कॉलम, और हर एक वर्कशीट जो रहती है उसके अंदर 1024 कॉलम रहते हैं। कॉलम को लेबल करने के लिए अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल होता है, मतलब कि जो लेटर है A to Z, A to AZ, इस तरह से उसका नाम जो उसका लेबल दिया होगा। कॉलम के साथ जो मतलब ये जो कॉलम है अल्फ़ाबेट्स वाले उसको कॉलम हेडर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है सेल हेडर। सेल हेडर की बात करते हैं तो जहाँ पे रो और कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है उसी को हम बोलते हैं सेल। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ये जो सेल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कॉलम हेडर रो हेडर का हमारे पास एड्रेस होना चाहिए, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही सेल का एड्रेस बनेगा जिसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेस जो है वो फर्स्ट उसमें रो नंबर लिखा, मतलब कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसमें पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। तो जैसे कि A1 हम लिखते हैं, ठीक है, तो A क्या होगा वो कॉलम होगी और जो 1 होगा वो क्या होगा रो नंबर होगा। तो यहाँ पे सेल एड्रेस में सबसे पहले कॉलम आएगा और बाद में क्या आएगा रो का नंबर आएगा, ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है। फिर आ रहा है शीट टैब। तो कैल्सी के अंदर जो है डिफ़ॉल्ट केस में 3 वर्कशीट मिलती है, और अगर हमें यहाँ पे ज़रूरत रहती है तो ज़्यादा वर्कशीट भी मिल सकती है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसका नाम जो रहेगा शीट 1, शीट 2, शीट 3 रहने वाला है, और वर्कशीट जो है उसमें ये तीनों नाम दिखाई देते हैं। फिर आ रहा है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार की अगर बात करते हैं तो बॉटम साइड जो वर्कशीट की रहती है उसी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है प्रेजेंट कंडीशन डॉक्यूमेंट की शो करता है। तो नेक्स्ट आ रहा है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार वैसे जैसे हम वर्कशीट चालू करते हैं तब दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हमें डेटा जब अपना ज़्यादा बड़ा बनता जाएगा, जब वो हमें ऐसे ज़रूरत पड़ेगी कि उसमें प्रोग्राम हमने ओपन किया उसमें नीचे जाने की ज़रूरत है, तो अपने आप ये विजुलाइज हो जाएगा, मतलब और सेल ऑटोमेटिकली जो है मतलब ये कैल्सी अपना प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली हमें वो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार जो है दिखाई देगा, जिससे हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जहाँ पे भी हमें जाना है हम जा सकते हैं। नेक्स्ट है जूम टूल। जूम टूल है उसमें हम वर्कशीट का जो है जो सामने दिखाई दे रहा है कंटेंट उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन दैट कैन बी डन इन वर्कशीट। तो वर्कशीट के अंदर जो है हम कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा रो की या कॉलम की सिलेक्शन करना पड़ेगा जो अलग अलग प्लेसेस पे लोकेटेड होंगे, और उसको हमें इस्तेमाल फार्मूला लिखने में करना पड़ेगा। तब हम कैसे उसको परफॉर्म करेंगे, तो उसके परफॉर्म करने के लिए जो अलग अलग टाइप के सिलेक्शन है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला जो है वो कॉलम के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी कॉलम को अगर सिलेक्ट करना है पूरी कॉलम को, तो हमें कॉलम हेडर पे क्लिक करना है, जिससे वो पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। फिर अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम हेडर में हमें पहले एक कॉलम को सिलेक्ट करके हमें ड्रैग करना पड़ेगा जो माउस से होगा। माउस से ड्रैगिंग करके हम जितने भी कॉलम को सिलेक्ट करना है वहाँ तक हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसको रिलीज़ कर देना है माउस को, तो एक से ज़्यादा कॉलम एक साथ ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम रो के बारे में भी ऐसा ही है। रो हेडर को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। एक से ज़्यादा रो को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम माउस के साथ माउस को पकड़ के हम ड्रैगिंग करके एक से ज़्यादा रो का सिलेक्शन भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको रिलीज़ कर देना है। सेल के बारे में भी सेम टू सेम, अगर हमें एक से ज़्यादा सेल जो एक्टिव सेल हो गए उसके सिलेक्ट करना है तो उसमें भी ड्रैगिंग करना है माउस से और लेफ़्ट साइड के बटन को रिलीज़ कर देना है, तो उससे क्या होगा वो सेल जो हम ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें सिलेक्टिंग सेल सिचुएटेड एट वेरियस प्लेस। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए अलग अलग सेल एड्रेस जो अलग अलग सेल लोकेटेड हो गए उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो ठीक से सिलेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि वो सेल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इस केस में कैल्सी के अंदर हम क्या करेंगे, उनको अगर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट बटन जो रहता है लेफ्ट बटन माउस का, उसके थ्रू उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है सिलेक्टिंग एंटायर वर्कशीट। अगर पूरी वर्कशीट को हमें सिलेक्ट करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है ऑलरेडी। एंटायर वर्कशीट इन द कैल्सी सिलेक्ट बाय क्लिकिंग ऑन द सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो एडिट मेनू में होता है, उससे पूरी वर्कशीट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल की रेंज, तो सेल की रेंज जो है यहाँ पे वर्कशीट की वो यहाँ पे लिखा है कि वन कंटिन्यूस सेल, एक से ज़्यादा सेल को अगर हम ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं तो वो सेल रेंज बनती है। जैसे कि हमने A1 से लेके A10 को सिलेक्ट कर दिया तो उसकी रेंज कितनी होगी, A1:A10
A10, इस तरह से सेल रेंज जो है अपीयर होगी। अब अपनी जो प्रोसेस है, हमने एडिशन जो भी डिवीज़न या फॉर्मूला या मार्कशीट बना दी। अब उसके बाद हमें वर्कशीट को अगर सेव करना है तो सेम जो हमने स्प्रेडशीट उनकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे सेव ऑप्शन जो है फाइल में जाके वहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है openoffice.org इस स्प्रेडशीट को सेव करेगा और उसका एक्सटेंशन हमें याद रखना है ODS रहेगा। ODS जो एक्सटेंशन है वो पूछते हैं, वो बात हमें याद रखनी है कि जो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ODS है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन कैल्सी। तो सभी फॉर्मूला जो कैल्सी के अंदर स्टार्ट हो गए वो इक्वल टू साइन से चालू हो गए और इसमें कंटेंट जो है वो रेगुलर टेक्स्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे। बिफोर पर जब भी हम ये कैलकुलेशन करने वाले हैं तब हम यहाँ पे फॉर्मूला बार में जो है मतलब फॉर्मूला कैन ऑल्सो रिफर्स टू वैल्यू एंटर इन द सेल यूजिंग सेल एड्रेस, मतलब कि जो भी हम वैल्यू उसकी डालेंगे वो सेल एड्रेस में भी दिखाई देगा, जिसको हम सेल रेफरेंसेस बोलेंगे। और देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेफरेंस इन द फॉर्मूला। तो इसके फॉर्मूला के दूसरे भी एडवांटेज है, क्या क्या मैं फॉर्मूला डाल के क्या क्या हम दूसरे एडवांटेज गेन कर सकते हैं। तो हर बार हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। पहला यहाँ पे बात करते हैं तो हर बार जो सेल की वैल्यू चेंज होती है तो हर बार उसमें फॉर्मूला जो है उसका ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। हर बार कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। फिर दूसरा यहाँ पे दिया है व्हेन डेटा ब्लॉक इज मूव्ड और सम रोज और कॉलम आर इंसर्ट। अगर हमें मानो कि कोई रो को इंसर्ट करना पड़ा, कॉलम को इंसर्ट करना पड़ा या डिलीट करना पड़ा, तब फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होता है। मतलब उसमें हर बार हमें मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, एक बार हमने फॉर्मूला डाल दिया तो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। यूजर नीड नॉट हैव टू मैन्युअली परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो अलग से यूज़र को यहाँ पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, एक ही फॉर्मूला से सब कुछ अपना काम हो जाएगा। और यहाँ पे कैल्सी प्रोग्राम जो होता है उसमें सेल रेंज जो है उसको फर्स्ट सेल से जो है डेनोट करते हैं। एड्रेस जो है लास्ट सेल, एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल सेपरेटेड विथ द कॉलम, मतलब कि जो भी रेंज होगी उसमें फर्स्ट सेल एड्रेस का मतलब रहेगा तो और लास्ट सेल का एड्रेस जो है वो दिखाई देता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक A1 जो है अपना फर्स्ट सेल है और A10 जो है वो लास्ट सेल है, तो उसके बीच में ये अपने को सेल एड्रेस में दिखाई देगा स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है। बीच वाले सेल नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये इसी को हम सेल रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इतने में अपना जो वर्क है प्रोसेस हो रहा है। सेविंग एंड रीओपनिंग द फाइल। सेविंग जो है हमने बीच में जैसे करना बहुत इजी है, उस पर बटन ऑलरेडी दिया होगा तो हम उसमें डायरेक्ट जाके सेव कर सकते हैं। बीच में अगर मानो कि पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है घर पे तो ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैं जब भी हम डेटा एंटर करवाते जाते हैं तब वो वापस ना चला जाए, क्योंकि भाई ये तो कौन सी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, तो रोम है, ठीक है। तो रोम में ऐसा होता है कि जब आप अपना कंप्यूटर बंद करते हो, लैपटॉप बंद करते हो, तब वो अपने आप चला जाता है, तो अपना डेटा सेव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें याद रखना है कि जब भी हम काम करेंगे, ज़्यादा डेटा एंटर करेंगे, तब हमें इसको हर बार जो है क्या करना है, सेव करना है। ये बात हमें याद रखनी है जिससे वापस पूरा डेटा डालना ना पड़े। एक बार जब भी फाइल पूरी फिनिश होती है तब जो क्रॉस राइट क्लिक ऑन द क्रॉस बटन ऑफ द टॉप ऑफ द विंडो, अब सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें फाइल मेनू में जाके हम सेव ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। उसको फिर से अगर रीओपन करना है तो हम रीओपन भी फाइल को कर सकते हैं, जो भी हमने नाम दिया होगा उससे हम रीओपन भी फाइल को करके उसको डायरेक्टली फिर से उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं, हम जहाँ पर हमने एंड किया था वहीं से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सभी फ़ायदे कैल्सी के हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें पेमेंट करके मिलता है। यहाँ पे कैल्सी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी सुविधा दे रहा है और ये सॉफ्टवेयर में नॉर्मली काम जो अपने रहते हो अच्छे से हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा भी इसका ये था। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर जो है पूरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा कब आएगा वो, ठीक है। तब तक चैप्टर 1 to 5 रिवाइज़ करते रहना। एक बार में जो एक बार आप पढ़ोगे मैंने कि इसको देखोगे तब समझ में नहीं आएगा, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके सभी कंसेप्ट उसके याद रहेंगे। ओके, तो रिवाइज़ करना। थैंक यू ऑल।